अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट डिटर्मिन्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फुटबॉल, विच इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ रीडिंग दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फुटबॉल। अच्छा, अब वो कह रहा है करना क्या, हमने बेसिकली जो भी हमारे पास फुटबॉल आ रहा है ना उसका सर्कमफ्रेंस हमने मेजर करना है। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से शुरू होता है सर्कमफ्रेंस, और ये वाला जो पूरा हमारे पास साइकिल आ रहा है ना, दिस इज़ आवर सर्कमफ्रेंस। तो जब सर्कमफ्रेंस मेजर करना हो हम क्या यूज़ करते हैं, हम टेप यूज़ करते हैं। टेप। टेप क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है कर्व्ड सरफेस के, हम्म। तो दैट्स वाई वी यूज टेप। अब वो कह रहा है व्हाट इज एग्जैक्टली मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर से हम क्या मेजर करते लेंथ। हैं, इसको मेजर करते हैं। अच्छा, इसके बाद और क्वेश्चन है, देखते हैं ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें वो क्या कह रहा है, स्टॉप वॉचेज आर यूज टू टाइम द रनर्स इन अ रेस। द स्टॉप वॉचेज शो द टाइम्स रिकॉर्डेड फॉर द विनर एंड अनदर रनर। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 57.76 सेकेंड्स, और यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया हुआ है 1 मिनट्स और 3.84 सेकेंड्स। ये उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मिनट को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 60 सेकंड्स आ जाता है। फिर 60 के अंदर अगर हम 3.84 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 63.84 करके कुछ आ जाएगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू 63.84। दिस इज 60 सेकंड्स प्लस 3.84 सेकंड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे 57.76। तो हमारे पास जब मैं इन दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 63.84 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 57.76 से, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए 6.08 सेकेंड्स, विच इज़ इक्वल टू बी। तो इसका आंसर मेरे पास बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो क्या कह रहा है, अ लेंथ ऑफ कॉपर पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड सेवरल मीटर्स लॉन्ग कैरीज वाटर टू अ टैप। विच इंस्ट्रूमेंट आर टेकन टू डिटर्मिन एक्यूरेटली द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर इन द पाइप, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। अच्छा, हम सर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सर गोल है तो टेप, अगर वो वैसे सर्कुलर तो है। टेप एंड कैलिपर। तो हम कैलिपर। कर सकते माइ 2 सेंटीमीटर हम माइक्रोमीटर कर सकते हैं, क्योंकि कैलिपर हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये भी हो सकता है कि उसका ना था मेजरमेंट में, तो हम टेप तो लेंगे उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, और जो छोटी वाली है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं माइक्रोमीटर भी, लेकिन माइक्रोमीटर से ज्यादा स्मॉल मेजरमेंट करते हैं तभी हम कैलिपर ले तो आई थिंक टेप एंड। डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ठीक है, सर यहाँ कह रहा है कि कैलिपर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में देखो कैलिपर जो है 30 उसकी मेजरमेंट्स होती है वो इंक्लूडेड है। आपकी जो मेजरमेंट्स थी ना वो उन्होंने डिस्क्लूड कर दी है। माइक्रोमीटर की मेजरमेंट्स और जो वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट्स है वो उन्होंने डिस्क्लूड किया, लेकिन इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, अ स्मॉल सिलेंडर इज रोल्ड अलोंग अ रूलर एंड कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशंस। द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो 2 रेवोल्यूशंस ले रहा है और यहाँ पे 2 दफ़ा। अच्छा, अब इस 2 रेवोल्यूशंस का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 सर्कम फ्रेंसिस की वैल्यू आ रही है। तो हमने ये, अगर हमें लेंथ इसकी पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 सर्कम फ्रेंस की लेंथ आ जाएगी। तो ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1.4 है। और फिर यहाँ पर आके हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा है इट इज़ इक्वल टू 9.2। तो 2 सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 सर्कमफ्रेंस, ये आपके पास हो जाएगी 9.2 माइनस 1.4,
which must be is equal to 9.2 7.8। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.8 के इक्वल टू। अब 7.8 को जब आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 सर्कमफ्रेंस का आंसर आ जाएगा। सर ये जो आपने सेकंड आया कि 9.2, ये तो 10 नहीं है यहाँ, 9.8। क्या कह रहे हो यहाँ पे 10? सर ये जो सेकंड बोल के ये हाँ हाँ, सही सही 9.8 सही नहीं है? सही सही, ये 10.2 बन रहा है, ये 10.2 बन रहा है आप लोगों के पास एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज 10.2। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10.2 माइनस 1.4 विच इज़ इक्वल टू 8.8। तो ये 8.8 आ जाएगा। तो यहाँ से 8.8 को डिवाइड करोगे तो 4.4 आंसर आ जाएगा, विच इज़ एग्जैक्टली दिस। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। ओके सर। अच्छा, इसमें वो कह रहा है व्हाट इज़ अ पॉसिबल मास फॉर अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। तो ये 75 kg होता है, दिस इज़ द नॉर्मल। 7.5 kg तो हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई बिस्किट बिल्ड वो तो केक का है। होगा ना, और एडल्ट 750 का। kg भी नहीं हो सकता, 7500 kg भी नहीं हो सकता। 750 kg आप लोगों के पास मशीन्स का आ जाता है और 7500 kg ट्रक्स वगैरह का हो जाता है। सेवन्थ में वो कह रहे हैं स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गोल। सर्कमफ्रेंस किस तरह मेजर करते हैं हम? अच्छा, टेप। यहाँ पे लेकिन टेप नहीं है, ये मसला है। अब फिर अच्छा इन्होंने बोल का अच्छा कहा। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे बी आ गया, तो ये बी होगा, मेजरिंग टेप। अब वो कह रहे हैं माइक्रोमीटर मीटर रूल्स टेप्स एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ्स, विच रो आइडेंटिफाइज द मोस्ट सूटेबल डिवाइस फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग द स्टेटेड लेंथ। अच्छा, 0.5 15 millimeters micrometer, 0.50 millimeters meter rule, 0.15 meters tape, 0.50 meters calipers। सबसे अप्रोप्रिएट ये लग रही है, 0.5 millimeters स्मॉल वैल्यू एंड माइक्रोमीटर्स आर नॉन टू मेजर स्मॉल वैल्यूज। तो ऑप्शन है मुझे। सर ये इसमें डी नहीं होगा, कैलिफर? डी की वैल्यू उसने ना थोड़ी सी ज़्यादा दी हुई है, इस वजह से वी वुड रूल दैट आउट। Zamil, your mic is not muted. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज लेबल्ड लेंथ 30 मीटर्स एंड डायमीटर 0.50 मिलीमीटर्स। तो वो कह रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सूटेबल टू मेजर एक्यूरेटली द लेंथ एंड द डायमीटर्स ऑफ द वायर। तो लेंथ हम किससे मेजर कर सकते हैं? अच्छा, अब ये हमारे पास ना वायर आ रही है, तो डायमीटर तो हम माइक्रोमीटर से आराम से मेजर कर सकते हैं। अब जो डायमीटर ऑफ वायर आ रही है वो हम किस तरह मेजर करेंगे, उसकी जो लेंथ आ रही है, व्हाट डू यू थिंक? सर टेप। अब जब कॉपर वायर होती है ना हमारे पास, कॉपर वायर हमारे पास इस तरह स्पॉइल इस तरह भी हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है, कॉइल की शेप में हो सकती है। तो क्योंकि कॉइल की शेप में हो सकती है तो हम इसको कह देते हैं कि विड मोस्ट प्रोबेबली यूज अ टेप एंड अ माइक्रोमीटर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं स्टूडेंट डिटर्मिन्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गोल्फ बॉल, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज। तो ये तो हमें पता है, टेप होगा इसके अंदर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे उसने बात की है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ गोल्फ बॉल, तो इसमें जो टेप होगी ना वो थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाएगी। कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली कैलिपर्स यूज़ होगा। इसका आंसर ज़रा चेक करो और मुझे कंफर्म कर दो अभी कि इसमें ऑप्शन कौन सी दी हुई है। डी दिया है सर, डी ऑप्शन 12 डी का है डी। इसमें, चलो ठीक है, इसमें भी फिर डी कर लो। लेकिन डी थोड़ी सी ना वैसे इनएफिशिएंट हो जाती है, लेकिन चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, द स्टोन इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर पार्टली फिल्ड विद वाटर, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। नहीं, ये तो डिफरेंस बिटवीन जो ये रीडिंग्स आ रहा है ये बेसिकली वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। यस, जो हमारे पास यस। डिफरेंस आता है ना इनका वॉल्यूम का, वो क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ स्टोन देता है। ये आपका 1 है,
ये आपके पास V2 है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, अ ब्रिक इज प्लेस्ड ऑन न्यूटन मीटर एंड देन ऑन अ बीम बैलेंस, व्हाट इज मेजर बाय ईच इंस्ट्रूमेंट। तो जो न्यूटन मीटर होता है वो हमेशा वेट मेजर करता है, और बीम बैलेंस क्या चीज़ मेजर करता है, मैस को मेजर करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगी यहाँ पे, न्यूटन मीटर वेट, और जो बीम बैलेंस है वो मैस को मेजर करता है। और क्वेश्चन 17 में क्या हो रहा है, विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर दी सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो ये माइक्रोमीटर। माइक्रो अच्छा, थोड़े से सिमिलर वैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, कर ही नहीं है तकरीबन करने वाले क्वेश्चन। तो पेपर 2 कर लेते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, हर टॉपिक के मुश्किल हो जाता है वो। इसका P2 ही है, इसमें भी V2 नहीं आता है। अच्छा, पेपर 2 कहाँ पे चला गया, वो कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर हैज़ डायरेक्शन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। स्केल मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ द क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें हमारे पास आ स्पीड जाती है डिस्टेंस स्पीड और एनर्जी, डिस्टेंस स्पीड भी आ सकती है, और डिस्टेंस भी आ सकता है। और वेक्टर में क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सलरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सलरेशन आ गई, और वेलोसिटी भी आ सकती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी वैसे आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसने डायग्राम ऑलरेडी बनाई है, आप लोगों से इतनी उसने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूछी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ऑन अक्टूबर नवंबर 17 का पेपर है, इसमें वो कह रहा है, टू स्मॉल टग बोट्स आर पुलिंग अ लार्ज शिप इन अ हार्बर। फिगर नंबर 1.1 represents the view from above and shows the direction of the forces on the ship. Each of the tugboats is exerting a force of 49 kilonewtons on the ship. The engines of the ships are not operating and the water in the harbor is stationary. This ship is moving in a straight line in the direction of the total force exerted by the tugboats. It is traveling at a constant speed. Explain in terms of forces acting why the ship is moving in a straight line at a constant speed. अच्छा, जब भी कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मूव कर रही हो ना, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास बॉडी है वो क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में है, उसकी जो अपोजिंग फोर्सेस है वो इक्वल टू है। अब ये अगर आपके पास शिप है, तो अगर ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो इफ़ दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो इसका ये मतलब ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे F1 लग रही है और ऑपोजिट फोर्सेस F2 जो लग रही है, दे मस्ट बी इक्वल। मेरे पास जो F1 और F2 है वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगे यहाँ पे। तो ये इसका मतलब होता है। तो जब भी कोई चीज़ आपके पास
कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी जो भी ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर लेट से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह करके आ रहा होता, ऊपर आपके पास फोर्स लग रही है F1, नीचे आपके पास फोर्स लग रही है F2, तो इसमें आप कहोगे कि जो आपके पास F1 है इट इज़ इक्वल टू F2, जो ऊपर नीचे के फोर्सेस हैं वो इक्वल टू हैं। तो यहाँ पे आप रीजनिंग इसकी ये लिखोगे, boat is in equilibrium the forward and the backward forces are equal in मैग्नीट्यूड। तो ये इसका यहाँ पे मतलब है। इज़ दैट क्लियर? किसी को यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ये तो फोर्सेस का क्वेश्चन नहीं हो गया, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज का तो इतना कोई फोर्सेस हो गया थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि और फोर्सेस से रिलेट किया हुआ, लेकिन ये जो डायग्राम उससे बनाई है ना यहाँ पे, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स पर, ये डायग्राम आप बनाना ही इस चैप्टर के अंदर सीखते हो, तो इस तरह करके उसने थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर दिया। लेकिन वैसे यस, फोर्सेस से ज़्यादा इसका लिंक बन रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स हैंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ मेटल केबल, अ हॉरिजॉन्टल चेन पुल्स द traffic light to the right so that they are above the middle of the road. Figure number 1.1 shows the metal cable inclined to the vertical. The weight of the traffic light is 240. Two of the forces on the traffic light are the tension in the horizontal change and the weight of the traffic light. On figure number 1.1, mark an arrow that represents the tension in the horizontal chain. तो horizontal chain के अंदर हमारे पास tension है, और tension हमारे पास T से हम represent करेंगे, और हमेशा जो tension act करती है वो कहाँ से act करती है, away from the object. तो जो tension आपके पास होती है, it always acts, T acts away from the object. अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपके पास यहाँ पे टेंशन एक्ट करती है, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, आपके पास एक एरो आता है यहाँ पे, एन एरो दैट रिप्रेजेंट्स दी वेट ऑफ दी ट्रैफिक लाइट। तो वेट ऑफ द ट्रैफिक लाइट हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये आपके पास सेकंड भी यहाँ पे पॉइंट होगा। अब वो कह रहे थे टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल चेन इज 140 न्यूटन्स। यूज अ स्केल डायग्राम टू determine the size of the resultant of the weight and the tension in the chain. State the scale used for the diagram. तो जब भी उसने स्केलिंग की बात कर दी है ना, आपने खुद से एक स्केल सेट करना है और आपने उसके हिसाब से एक डायग्राम क्रिएट करनी है। तो इसमें अगर मैं करना चाहूँ तो उसने टेंशन की आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो टेंशन की जो वैल्यू आ रही है, इट इज़ इक्वल टू 140 न्यूटन्स, और जो आपके पास वेट आ रहा है, वेट किसके इक्वल टू आ रहा है, 240 न्यूटन्स के इक्वल टू है। तो मैं यहाँ पे मैं एक स्केल यहाँ पे बना लेता हूँ, और स्केल मैं ऐसा बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सेंटीमीटर, हर जो मेरे पास 50 न्यूटन की फोर्स है ना, वो रिप्रेजेंटेड हो रही है 1 मीटर से। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे वेट वाली वेक्टर बनाना है यहाँ पे। तो वेट वाला जो वेक्टर है मेरे पास, उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, मैं फिर इसके अंदर ये वाला फार्मूला प्लग इन करूँगा। यहाँ पर आ जाएगा 50 न्यूटन्स, और ये मेरे पास होगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल टू होगा। और फिर मेरे पास क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वेट कितना था, 240 न्यूटन्स का था। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जानी चाहिए, वैसे इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 240 ओवर 50 करेंगे हम तो 4.8 सेंटीमीटर्स आ जाएगी।
4.8। तो ये जो आपके पास वेक्टर बन गया इसकी लेंथ कितनी होगी 4.8 सेंटीमीटर होगी। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे चेन बनानी है जो वो आपने रिप्रेजेंट करनी है टेंशन से। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये आप करके इस तरह करके आपने एक वेक्टर बना लेना यहाँ पर। अच्छा, ये वाला भी जो वेक्टर है ना, इसको बाय द वे हेड टू टेल रूल से आपने बनाना है। अगर आपके पास टेंशन इस तरह एक्ट करिए ना, तो इस वाले वेक्टर को आप यहाँ पे बना दो। ये जो वेट वाला वेक्टर लग रहा है, वेट वाले वेक्टर को यहाँ पे क्रिएट कर दो, और इसकी फिर लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हो गया वेट हो गया। अब टेंशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, और अगर टेंशन कैलकुलेट करनी है तो सेम वही दोबारा से ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, 50 न्यूटन से 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 140 न्यूटन्स, और ये 4.8। हमारे पास x आ जाएगा, एंड देन x मस्ट बी इक्वल टू 140 over 50 विच इज़ 2.8 2.8। सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने रिजल्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का जो हेड होता है वो हमारे पास सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है, इसको मैं कह देता हूँ, इसकी नंबरिंग जो है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, दिस इज़ सेकंड वेक्टर एंड दिस इज़ फर्स्ट वेक्टर। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट बन जाएगा। अब इस रिजल्टेंट की मैंने क्या करनी है, मैंने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास जो भी आंसर आ रहा होगा लेंथ का, उस हिसाब से मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मैं अपना वेट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरे पास लेंथ आएगी ना, वो कुछ हो जानी चाहिए, ये करके मेरे पास लेंथ आ जाएगी। इसकी जो लेंथ आएगी, आर की लेंथ LENGTH इज़ इक्वल टू 2.8 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसका ज़रा आंसर फाइंड करके बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेटर्स में। सर इनको हम ऐसे करेंगे, पहले 2.8 का स्क्वायर लें और 4.8 का स्क्वायर लेके फिर उनका फिर उनको ऐड करो और फिर अंडर रूट ले लो, जो भी इनका सम आएगा ना उनका फिर आपने अंडर रूट ले लेना बस। सर 5.5 आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया 5.57। अब आपने अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, फोर्स, तो वो फिर आप दोबारा से ये वाला फार्मूला लगाओगे, 50 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, और फिर अब आपके पास यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर्स आ गया, और यहाँ पे x आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5.5 को मल्टीप्लाई करो 50 न्यूटन से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, विच शुड बी इक्वल टू 275 न्यूटन। तो जो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा ना, रिजल्टेंट आपके पास इस तरह करके कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो बताओ।
सर ये जो 3 मार्क का है इसमें हमें ये डायग्राम बनानी जरूरी है, मतलब पेपर आए रफ वर्क कर सकते हैं। देखो इसमें और जो ये जो इसमें डायग्राम बनानी ज़रूरी होती है। ये देखो मुसम्मिल उसने यहाँ पे क्या चीज़ कही है, उसने यहाँ पे कहा है यूज़ अ स्केल डायग्राम। डायग्राम तो डायग्राम बनाना इज़ कंपलसरी, डायग्राम के बगैर तो ये कोई चीज़ होगी नहीं आपकी। लाइक विदाउट एनी डायग्राम यू कैन नेवर कैलकुलेट दी आंसर। अगर कर भी लोगे ना आंसर तो वो डायरेक्ट मेथड से होगा और वो हो जाते हैं, आंसर आ जाएगा स्टिल, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्पेसिफाइड के डायग्राम यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है। एंड सर ये जो हमने टेंशन का एरो मतलब ऊपर बनाया और वेट का नीचे, ये हम ऊपर नीचे भी कर सकते थे हाँ ऊपर नीचे भी कि कर वेट। सकते हो, बस जो हेड टू टेल रूल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। ठीक है, बस ये मेक श्योर करना। ओके ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर में तो बताओ, एनीथिंग। बच्चों क्लियर है? सर ये यस जो सर। इसका आगे वाला था ना कि जो हम्म 5, ये एक बार करवा दी, पेपर में हाँ, आया था, ये मैंने गलत क्वेश्चन गलत नंबर कर दिया 5 यार। कर लेते हैं। गलत कर दिया, 950 ऑफ फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, साइज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स बतानी है, डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स बतानी है। यहाँ पे वो कह रहा है पैराशूट ऑफ द टोटल वेट 950 न्यूटन फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6.5 मीटर पर सेकेंड। स्टेट द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टिव ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट। अच्छा अच्छा, अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो ऊपर ही मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो आपके पास नीचे फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल टू होगी, जो आपके पास ऊपर फोर्स लग रही है। तो वेट मस्ट बी इक्वल टू एफ आर। यहाँ पे वेट की क्या वैल्यू आ रही है 950, तो ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो भी क्या होगी 950 होगी। और ऊपर फोर्स जो आपके पास लग रही होगी वो आपके पास वैसे इसको हम कह सकते हैं ऑपोजिट टू दी वेट, कह सकते हैं हम इसको ऑपोजिट टू दी मोशन, ऑपोजिट टू मोशन, या हम कह सकते हैं अपवर्ड्स। तो ये होगा। अब वो कह रहे हैं एट अ सर्टेन हाइट द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो एंड द पैराशूटिस्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड एज ही कंटिन्यूज टू फॉल। तो उसने यहाँ पे सबसे पहले हमने वेक्टर बनाना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, और वो हॉरिजॉन्टली कहाँ पे कह रहा है, हॉरिजॉन्टली एट अ वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रही है 4.5 मीटर पर सेकेंड वाली हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेबल करके कह दूँगा v1। इसके बाद क्या होता है, यूज़ वो कह रहा है यूज़ अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड टुगेदर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज टू डिटरमिन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट। तो इसमें एक उसने ऑलरेडी हमें वेलोसिटी बताई थी, वो कह रहा है जो फॉलिंग उसकी वेलोसिटी है जिससे वो नीचे आ रहा है वो वाली कौन सी वेलोसिटी है 6.5 मीटर पर सेकेंड है, जिससे वो नीचे क्या कर रहा है फॉल कर रहा है। तो इसको हमने बनाना है अब हेड टू टेल रूल से। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये वाला वेक्टर बन रहा है और इससे वो फॉल कर रहा है 6.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमारे पास वेक्टर है उसको हम ये वाला वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसको जब मैं अरेंज करूँगा ना यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास पहला वेक्टर जा रहा है और ये मेरा दूसरा वेक्टर जा रहा है। पहले वेक्टर की हेड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे वेक्टर की टेल के साथ। तो दिस इज़ 6.5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो हमारे पास ऊपर वाला वेक्टर है दिस इज़ 4.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और इसकी हमारे पास वैल्यू होनी आर होगी। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इट मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.5 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर। अब मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है?
सर 7.9 आया मेरा। अच्छा अयान आप भी कंफर्म कर दो 7.9 ही आंसर आ रहा है 8 आ रहा है या नहीं? तो ये सर जो हम इसको राउंड राउंड ऑफ करके वैसे 8 बन जाएगा लेकिन 7.9 सही है। अच्छा तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है ना ये बेसिकली रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गई। अब करना किस तरह इस क्वेश्चन को, जो भी उसने वेक्टर्स आपको दिए हैं वो आपने वेक्टर्स पहले यहाँ पे बना लेने, फिर उन वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल के थ्रू असाइन करना है और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसकी शेप बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरह होगा। अब ये वाला क्वेश्चन फेयरली आसान था बिकॉज इसके अंदर उसने स्केल डायग्राम का नहीं बताया था, उसने सिर्फ ग्राफिकल मेथड का कहा था। जब वो यहाँ पे बात करें ना कि ग्राफिकल मेथड यूज़ करनी है तो फिर स्केल की कोई ज़रूरत नहीं होती है सच, लेकिन अगर वो स्केल की यहाँ पे बात कर ले तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और उसमें फिर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है और होश व आवाज़ से करने पड़ते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है तो दिस वाज ऑल। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो। नो सर। ठीक है चलो ठीक है बच्चों, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो यू गाइस कैन गो।